नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के मलाड इलाके में हूं। मलाड कोविड जंबो सेंटर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 9 एकड़ की जमीन पर ये जो जंबो सेंटर है वो जून महीने में ही तैयार कर लिया गया था। 26 जून को MMRDA ने इसे BMC को सौंपा था, लेकिन उसके बाद से ही चूंकि मामले कम हो रहे थे इसे कभी एक्टिवेट नहीं किया गया। कोई भी मरीज यहाँ पर भर्ती नहीं हुआ था और बीते कुछ दिनों में बात चल रही थी कि तमाम जो कोविड सेंटर्स खाली पड़े हुए हैं उन्हें बंद किया जा सकता है। इस वक्त मलाड कोविड जंबो सेंटर के डीन हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रशांत मिश्रा। उनसे बात करेंगे। प्रशांत साहब, चर्चा चल रही थी कोविड सेंटर्स को बंद करने की, अचानक कुछ दिनों पहले जैसे ही ओमिक्रॉन की एंट्री हुई है वापस से एक्टिवेट किए जा रहे हैं। यस, अभी तक कोविड के केसेस इतने नहीं थे तो ये सेंटर को, जितने भी सारे सेंटर्स हैं उनको स्टैंड बाय मोड पे रखा था। अभी ओमिक्रॉन आने के बाद भविष्य में अगर केसेस बढ़ते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमको ये आदेश मिले कि इन सेंटर्स को रेडी रखने के लिए, तो हमने ये सेंटर को ऑलमोस्ट रेडी स्टेज पे लाके रखा है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमको इफ दे इन्फॉर्म अस कि वी नीड टू स्टार्ट इन 7 days और 10 days, वी कैन स्टार्ट विद इन 7 to 10 days दिस सेंटर। तो ये सेंटर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब एक चलते चलते से बात करते हैं, दिखाते हुए कितने बेड्स हैं सर? 2170 बेड्स हैं यहाँ पे और क्या क्या सुविधा होगी? ये सेंटर टोटल बेड स्ट्रेंथ इज अराउंड 2170, 2170 बेड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास इन हाउस CT स्कैन है, इन हाउस सोनोग्राफी है, 20 डायलिसिस बेड्स हैं, देन ऑक्सीजन टैंक्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट है। वी हैव 4 ऑक्सीजन प्लांट, यस, 4 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एंड स्टैंड बाय ऑक्सीजन सिलेंडर। सो इट इज एज गुड एज like any hospital, dedicated covid hospital कह सकते हैं। yes, everything is there. So you see this is oxygenated ward। और मेरे कैमरामैन आपको पैन करके तस्वीरें दिखाएंगे। तमाम जो सर बेड्स हैं वो ऑक्सीजन बेड्स हैं यहाँ पर। ये जितने भी बेड्स हैं सब ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं एंड वी आर हैविंग अराउंड 1500 ऑक्सीजनेटेड बेड्स, देन अराउंड 200 बेडेड ICU एंड बाकी आइसोलेशन बेड्स हैं। बच्चों के लिए सर क्या तैयारी है यहाँ पर? बच्चों के लिए हमने डेडिकेटेड 100 बेड्स वार्ड में एंड 40 बेड्स ICU में रेडी रखे हैं। एंड अगर बच्चों का एडमिशन ज़्यादा बढ़ता है तो उस स्टेज में अगर ये आता है कंडीशन, तो वी कैन इंक्रीज द बेड नंबर्स फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स। सर, साइन अस्पताल से भी आप जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम ज़्यादा मामले तो नहीं देख रहे हैं अस्पतालों में, लेकिन जो नए मरीज आ रहे हैं उनमें सिम्टम्स में क्या बदलाव हुआ है? हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग हम कर रहे हैं, ओमिक्रॉन के सिम्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन नए मरीज जो वैसे हम देख रहे हैं कोविड के, वो किस तरह से आ रहे हैं? अभी तक जो भी इनिशियली जो दिखे, इवन साउथ अफ्रीका का अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, प्लस जो महाराष्ट्र या गुजरात और ऑल ओवर इंडिया जो भी केसेस आए, दे आर ऑल लुक्स लाइक माइल्ड केसेस, नॉट सीवियर केसेस। और आई थिंक अभी तक ओमिक्रॉन से कुछ भी डेथ्स रिपोर्ट नहीं है। सो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव थिंग टिल नाउ। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको शुरुआत में दिखाई हैं देश प्रदेश की कि किस तरह से मुंबई के जो कोविड सेंटर्स हैं, आपको बता दें कि 10 कोविड जंबो सेंटर्स को बिल्कुल एक्टिवेट करने की तैयारी चल रही है। 2000 से ज्यादा बेड्स यहाँ पर हैं, 2170, और बच्चों के लिए भी एक वार्ड अलग से बिल्कुल खास तैयारी है। 200 के करीब ICU बेड्स हैं। तो ये तैयारियां हो चुकी हैं एक बार फिर से BMC की ओर से, लेकिन उम्मीद वही है कि ये धरी की धरी रह जाए, इसका इस्तेमाल होने तक की नौबत ना आए। महाराष्ट्र में फिलहाल आपको बता दें कि कुल 8 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा पुणे सर्कल में 7 हैं और एक मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली इलाके में। लेकिन राहत की बात यह है कि सभी स्थिर हैं, सबकी हालत स्थिर है और किसी को ज्यादा परेशानी नहीं है। जो अनवैक्सीनेटेड मरीज हैं उनकी भी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में उस टेस्टिंग किट की कमी देखी जा रही है जिसके जरिए सरकार को ओमिक्रॉन वेरिएंट ढूंढने में मदद मिल रही थी। पूरी रिपोर्ट देखिए। ऐसी मशीन एक साथ 376 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करती है। वो तकनीक जिससे पता चलता है कि कोविड मरीज वायरस के किस वेरिएंट से संक्रमित है। बीते 5 दिनों में यानी 1 दिसंबर से अब तक 4901 यात्री खतरे वाले देशों से महाराष्ट्र पहुंचे हैं। इसके अलावा बीते 4 से 5 हफ्तों में इन देशों से आए लोगों को लगातार ट्रेस किया जा रहा है। इन यात्रियों और इनके करीबियों को मिलाकर अब तक महाराष्ट्र में कुल 30 लोग कोरोना वायरस से ग्रसित मिले हैं। इनमें से कुल 8 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। सबसे ज्यादा 7 मामले पुणे सर्कल से हैं और 1 मामला मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली का है। इन 8 लोगों में 3 बच्चियां हैं जिनकी उम्र 18 साल से नीचे की है, इसलिए उनको टीका नहीं लगा है और बाकी बचे 5 में से 4 ने दोनों डोज ली है जबकि 1 ने वैक्सीन नहीं ली है। अभी ये 6 पेशेंट में तो सब माइल्ड सिम्टम दिखाई दिए, इसमें तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है अभी।
और दे आर स्टेट प्रोटोकॉल के हिसाब से जो माइल्ड की ट्रीटमेंट है उसको वो रिस्पांस दिए। ये इन्फेक्शियस है ज़्यादा, फैमिली में सब पॉजिटिव है लेकिन सीविरिटी कम है उसकी। जो स्टेट प्रोटोकॉल जो फर्स्ट सेकंड फेज में दिए है उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच महाराष्ट्र में एस जीन ड्रॉप डिटेक्शन किट का इस्तेमाल हो रहा है। समझा जाता है कि वायरस में अगर एस जीन ना हो तो वो ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है। इस टेस्टिंग किट से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों को ढूंढने में महाराष्ट्र सरकार को मदद मिल रही है, लेकिन मुंबई, पुणे छोड़कर महाराष्ट्र के बाकी जिलों में ऐसी टेस्टिंग किट की कमी बताई जा रही है। ओमाइक्रॉन का जो डायग्नोसिस है वो प्राइमरी डायग्नोसिस आरटीपीसीआर में ही होता है। उसमें एस जीन फेल्योर जब पता चलता है तभी वो ओमाइक्रॉन का प्राइमरी डायग्नोसिस होता है, जो बाद में जीनोम सीक्वेंसिंग से कंफर्म हो सकता है। लेकिन अभी ये आरटीपीसीआर से ही ये डायग्नोसिस हो रहा है, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट की जो टेस्टिंग की बहुत ही कमी है, क्योंकि जब लॉकडाउन कम होने के बाद, दूसरी लहर कम होने के बाद टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज है वो काफी जगह पर बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत जगह के सेंटर भी कम कर दिए हैं। दूसरी बात है कि लोगों को कोविड केयर सेंटर जो है, जिनको आइसोलेशन वार्ड्स है, वो ज्यादा बढ़ाने चाहिए। हॉस्पिटल के बेड्स है, ये ओमाइक्रॉन का जो एपिडेमिक रहेगा तो वो बहुत जोरों से फैलेगा, इसलिए ज्यादा लोग बीमार हो सकते हैं। इसलिए हॉस्पिटल के बेड्स जो है वो दूसरी लहर के तुलना में कम से कम 3 गुना तो बढ़ाने चाहिए। गवर्नमेंट एसजीन के कुछ किट्स, डिटेक्शन के किट्स कुछ ले रहे हैं, कोई जिलों में इसको सप्लाई किया जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें किसी टेस्ट के ऊपर, ऐसी किट के ऊपर हमें जो है पूरी तरह से डिपेंड करना है। हमें क्लिनिकल सिम्टम्स, ट्रैवल हिस्ट्री और एक्सपोजर, इन तीनों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। प्रशासन और सरकार इस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट है। ऑक्सीजन, कोविड बेड, वेंटिलेटर, तमाम तैयारियां हैं और 15 दिसंबर को एक बार फिर से इन तैयारियों की समीक्षा किए जाने की बात कही जा रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बढ़ते आगे बात मथुरा की करते हैं। मथुरा में हिंदू संगठनों ने जैसे ही ऐलान किया था कि सोमवार के दिन कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बने शाही ईदगाह मस्जिद में पूजा करेंगे, उसके बाद पूरे मथुरा में धारा 144 लगा दी गई थी। यूपी पुलिस पूरे दिन फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई और शांति भंग करने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सौरभ शुक्ला की मथुरा से ये रिपोर्ट देखिए। बंद दुकानें, हथियार बंद पुलिसकर्मी, ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी। ये तस्वीरें हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की, जिसे सोमवार को छावनी में तब्दील कर दिया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद में आरएएफ और पीएसी की तैनाती की गई। मथुरा पुलिस की एक स्पेशल टीम राउंड द क्लॉक 24 घंटे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नजर रखे हुए है। उसका कोई भी अगर उल्लंघन करने का प्रयास करेगा तो वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। सर, ये डिप्लॉयमेंट कब तक रहेगा? देखिए, आज के लिए डिप्लॉयमेंट किया गया है, उसके बाद आगे चल के निर्णय इसको लिया जाएगा। पुलिस सुरक्षा में शाही ईदगाह में नमाज पढ़ाई गई। मुस्लिम पक्ष पुलिस की तैयारी से संतुष्ट नजर आया। स्वादपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का लोगों ने प्रयास किया। प्रशासन ने अपने माकूल इंतजाम किए हैं। उसके अलावा दोनों धर्मों के लोगों ने आगे आकर ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को उनके मंसूबे कामयाब न हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए हैं। कहीं कोई विवाद है ही नहीं। भारी शक्तियां, भारी ताकतें जो 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहती है, लेकिन स्थानीय जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। पुलिस ने मंदिर के सामने नारे लगा रहे 4 लोगों को धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए हिरासत में लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से भी पुलिस का सहयोग किया गया, लेकिन ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा का कहना है कि काशी, अयोध्या की तर्ज पर मथुरा का भी विकास होना चाहिए। ऐसे किसी प्रकार के आह्वान को करते समय अपनी सामर्थ्य, देश काल और परिस्थिति, कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति, उसको अवश्य देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बृहद विषय है। ये तो जो भी होगा हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के छत्र, हमारे संत महंत, उनके निर्देश पे होगा। दरअसल हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को मथुरा ईदगाह में पूजा का ऐलान किया। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के ट्वीट ने इशारों में इसे हवा दी। पुलिस ने धारा 144 लगाकर हालात संभाले तो सोमवार को मथुरा में शांति व्यवस्था बनी रही। लेकिन अंदेशा ये बना हुआ है कि कहीं यूपी चुनाव से पहले मथुरा में भी माहौल गरमाने की कोशिश तो नहीं की जा रही।
असामाजिक संगठनों का काम है कि ऐसे बयानबाजी करना, लेकिन समस्या तब है जब एक धर्मनिरपेक्ष संविधान को मानने वाले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। तो जब उप मुख्यमंत्री ये बात कहें तो सवाल उठेंगे, चर्चा होगी। तो सोचिए, जो मथुरा का मुद्दा चर्चा का विषय नहीं था वो चर्चा है। यहाँ मीडिया की तैनाती है, पुलिस की तैनाती है और माहौल बनाया जा रहा है। सहयोगी अशोक महाले और सौरभ गौतम के साथ मथुरा में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजकल शायराना अंदाज में नजर आ रहे हैं। ट्विटर के जरिए लगातार शायरी और कविताएं वो ट्वीट कर रहे हैं और सियासी तंज उनमें नजर आता है। उनके भाषणों में भी यही तंज नजर आता है। पार्टी के जो तमाम नारे हैं उन्हीं द्वारा चुनाव में दिए गए हैं। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बताया कि पहले सारी गुंडई लुंगी पहनने वाले करते थे, अब उन्होंने बंद करा दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आज की जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? अखिलेश से मीडिया ने जब इस पे सवाल पूछा तो उनका जवाब हाजिर था। जो पहनावे पे बात कर रहे हैं, जो सवाल आपने पूछा है, मुझे लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पहनावा देख लिया है, इसलिए कुछ ज्यादा इस तरह बोल रहे हैं। क्योंकि उनका झगड़ा विपक्ष के लोगों से नहीं है, उनका झगड़ा तो उनके अंदर अपने लोगों से है। पीएम मोदी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पीएम भारी एसपीजी सिक्योरिटी में कार में जा रहे हैं और सीएम उनकी गाड़ी के पीछे पैदल चल रहे हैं। अखिलेश ने वो तस्वीर ट्वीट कर लिखा कि तुमने हमारी आओ भगत का अच्छा सिला दिया, जनता से पहले तुम्ही ने हमें पैदल कर दिया, बड़े बेआबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरे। और फिर जब सरकार ने वो 2 तस्वीरें ट्वीट की जिनमें पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पे हाथ रखकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अखिलेश ने तंज किया कि दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पे रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। अखिलेश यादव की गाजीपुर से निकली रथ यात्रा में बेइंतहा हुजूम उमड़ा। इतनी भीड़ की चंद मील जाने पे घंटों लगे। इस मौके पर उन्होंने अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 1922 में लिखी गई मशहूर कविता स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग की पंक्तियां ट्वीट कर आगे बढ़ने के अपने जज्बे का इजहार किया। वो लिखते हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बीजेपी का इस बार नारा है कि सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार बीजेपी सरकार। लेकिन जब खबरें आईं कि सरकारी प्रचार में जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरों में चीन के एयरपोर्ट की और भावनी बांध की फोटो की जगह तेलंगाना के बांध की फोटो लगाई गई है, तो अखिलेश ने ट्वीट किया कि भाजपा के झूठे काम की हर तस्वीर उधार है, फिर झूठा दावा करने वालों की कैसे सोच ईमानदार है। अगर कोई विमान यहाँ पे लैंड करना चाहे यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम मोदी का प्लेन भी एक्सप्रेसवे पे उतरा और तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट भी उतरे। अखिलेश का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी प्लान उन्होंने ही बनाया था। उन्होंने ट्वीट किया, कुछ लोग अपना राज बस ऐसे ही गुजारते हैं, दूसरों की पट्टी पर अपना जहाज उतारते हैं। सब गया। पीएम मोदी ने जब जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया तो अखिलेश ने बीजेपी सरकार की एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में देने की नीति पर तंज किया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज जिसका शिलान्यास होगा कल उसको बेचने का प्रयास होगा। इतवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के बेरोजगार उम्मीदवारों पर लखनऊ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अखिलेश ने तस्वीर लगाकर ट्वीट किया, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा।
बोल्शेविक रेवोल्यूशन से लेकर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी तक और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी से लेकर लोकसभा, विधानसभा, स्टूडेंट यूनियन और ट्रेड यूनियंस के चुनावों तक कविताओं का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अखिलेश यादव की यह खूबी पहली बार सामने आई है। लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।